हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर रियल पॉलिटिक, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, उद्भव एवं ऐतिहासिक विकास, जो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में हम बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर सेकंड, जो आपका DSC 6 का सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, सिद्धांत, अवधारणाएं और वाद विवाद, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स है, उसकी जो आपकी सेकंड यूनिट है उसका जो सेकंड चैप्टर है रियल पॉलिटिक, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, उद्भव एवं ऐतिहासिक विकास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया था। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत, जिसमें आपका सेकंड चैप्टर है रियल पॉलिटिक, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद। तो आपका जो ये चैप्टर है इसमें हम रियल पॉलिटिक, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक नया इसका परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन एवं उसकी समझ विकसित करने के लिए यथार्थवाद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में माना जाता है। जो आपका यथार्थवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन और उसकी समझ को विकसित करने के लिए एक प्रकार का सिद्धांत है। यथार्थवादी परंपरा को हम विभिन्न प्राचीन विद्वानों के परिप्रेक्ष्य से समझ सकते हैं, जैसे यूनानी दार्शनिक थ्यूसिडाइड, इटली के चिंतक मैकावेली, ब्रिटिश राजनीतिक दर्शन थॉमस होब्स, फ्रांसीसी विद्वान रूसो आदि। जो आपका ये यथार्थवादी परंपरा है इसको बहुत सारे विद्वानों ने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसमें आपके यूनानी दार्शनिक थ्यूसिडाइड और इटली के चिंतक मैकावेली और जो ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक थॉमस होब्स थे वे, और फ्रांसीसी विद्वान रूसो, इन सभी ने यथार्थवादी परंपरा को अपने परिप्रेक्ष्य से समझाया है। 20वीं शताब्दी में एडवर्ड हैलेट, टेड कार, रेनोल्ड नेम्बुर, हांस जे मॉर्गेनथाउ, जॉर्ज कैनन, रेमंड एरोन एवं अन्य यथार्थवादी चिंतकों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्यावहारिकता पर बल देते हुए इसके अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीकों को विकसित किया है। जो आपकी 20वीं शताब्दी थी उसमें एडवर्ड हैलेट, टेड कार, रेनोल्ड नेम्बुर, हांस जे मॉर्गेनथाउ, जॉर्ज कैनन, रेमंड एरोन और जो अन्य यथार्थवादी चिंतकों थे उन्होंने जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसकी व्यावहारिकता पर बल देते हुए इसके अध्ययन के लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण तकनीकों को विकसित किया। नव यथार्थवादी अथवा संरचनात्मक यथार्थवादी चिंतक जैसे केनेथ वोल्टोज, स्टीफन कार्सन और रॉबर्ट गिल्पिन ने शीतोत्तर विश्व की संरचना को गहराई से विश्लेषित किया। जॉन मियर्शिन, रेंडल स्वेलर, चार्ल्स ग्लेशियर, स्टीफन वोल्ट, इन सभी ने समसामयिक विश्व राजनीति की यथार्थता एवं वस्तुपरकता का विवेचन किया। वहीं दूसरी ओर जो आपका नव परंपरागत यथार्थवादी था, जैसे कि फरीद जकारिया, गेडेन रोज, इन्होंने तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य अपनी सापेक्षिक क्षमताओं के साथ साथ घरेलू कार्य जैसे कि आपकी राजनीतिक संरचना और नेतृत्व आदि हो गए उनसे भी प्रभावित होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के क्रम में घरेलू कारकों के महत्व को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो ये तो हमने एक छोटा सा परिचय देख लिया। अब हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या है। तो उसको हम देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के प्रमुख अभिनेता है और यह प्रणाली अराजक है, अर्थात इसमें कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि जो राष्ट्र राज्य है वे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के प्रमुख अभिनेता होते हैं और जो ये प्रणाली होती है वो अराजक होती है, अर्थात इसमें कोई भी केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक राज्य अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। जो राज्य होता है वो अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है यथार्थवादी दृष्टिकोण में। यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल है, जिसमें हम सबसे पहले देख सकते हैं राज्य केंद्रिता। जो राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख मुख्य अभिनेता है। दूसरा आप देख सकते हैं अस्तित्व, जो राज्य का प्रमुख लक्ष्य है अपना अस्तित्व बनाए रखना है। थर्ड आप देख सकते हैं स्वयं सहायता,
राज्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा स्वयं सुनिश्चित करनी होती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्वार्थी राज्यों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष है। राज्य अपने हितों की पूर्ति के लिए शक्ति का संचय करते हैं, जो उनकी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक क्षमताओं पर निर्भर करता है। जो राज्य होते हैं वे अपने हितों की पूर्ति के लिए शक्ति को इकट्ठा करते हैं, उनका संचय करते हैं, जिससे उनकी सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक क्षमताओं पर निर्भर रखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण में नैतिकता और आदर्शों की अपेक्षा वास्तविकता और व्यवहारिकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जो आपका ये यथार्थवादी दृष्टिकोण है, इसमें नैतिकता और आदर्शों की अपेक्षा वास्तविकता और व्यवहारिकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। प्रमुख यथार्थवादी विचारकों में आप जैसे कि देख सकते हैं, आपके थुसिडाइड्स जी है, मैकाइवली है, थॉमस होब्स है, हैंस मार्गेंथाउ है और केनेथ वोल्टेज जी है। ये आपके यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रमुख विचारक हैं। अब हम देखते हैं प्रारंभिक ऐतिहासिक यथार्थवाद। प्रारंभिक ऐतिहासिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद की शुरुआती अवधारणा को संदर्भित करता है, जो इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन विचारों पर आधारित है। जो आपका ईयरली हिस्टोरिकल रियलिज्म है, प्रारंभिक ऐतिहासिक यथार्थवाद है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो यथार्थवाद है उसकी जो शुरुआती अवधारणा है उसको संदर्भित करता है, जो कि आपके इतिहास के प्राचीन और मध्यकालीन विचारों पर आधारित है। यह दृष्टिकोण इस धारणा पर केंद्रित है कि राज्य शक्ति, स्वार्थ और संघर्ष से प्रेरित होते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें कोई नैतिक या आदर्शवादी तत्व नहीं होता है। अब हम प्रारंभिक ऐतिहासिक यथार्थवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले आती है युद्ध और शक्ति की प्रधानता। राज्य अपनी सुरक्षा और विस्तार के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो राज्य होते हैं वे अपनी सुरक्षा के लिए और अपने विस्तार के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। दूसरी जो विशेषता आती है यथार्थवादी ऐतिहासिक यथार्थवादी दृष्टिकोण की, वो ये आती है राजनीति में नैतिकता का सीमित स्थान। जो नैतिकता और राजनीति होती है उसको अलग अलग देखा जाता है। तीसरा, अराजक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता है। आपकी ऐतिहासिक यथार्थवादी दृष्टिकोण में कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं होता है, क्योंकि जो राज्य होते हैं वे अपनी रक्षा स्वयं करते हैं। इतिहास से सुरक्षा, ऐतिहासिक घटनाओं और नेताओं के व्यवहार का विश्लेषण कर जो आपका यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसको विकसित किया गया है। तो ये हमने कुछ मुख्य विशेषताएं देख ली। अब हम इनके कुछ मुख्य विचारक देख लेते हैं, जिसमें आपके सबसे पहले है थुसिडाइड्स जी। पेलोपोनेशियन युद्ध का विश्लेषण किया, जिसमें कि आपकी शक्ति और स्वार्थ की प्रधानता दिखाई गई है। दूसरे आपके जो विचारक आते हैं वे आते हैं मैकाइवले जी, जिन्होंने अपनी रचना द प्रिंस में शक्ति राजनीति को स्पष्ट किया। तीसरे जो आते हैं वे आते हैं थॉमस होब्स, उन्होंने लिवायथन में अराजकता और शक्ति संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की। तो ये प्रमुख विचारक देख लिए हमने। अब हम देख लेते हैं उत्तरकालीन ऐतिहासिक यथार्थवाद। उत्तरकालीन ऐतिहासिक यथार्थवाद की वह धारा है जो आधुनिक काल में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते संदर्भ में शक्ति, स्वार्थ और सत्ता संतुलन की व्याख्या करता है। आपका जो उत्तरकालीन ऐतिहासिक यथार्थवाद है, लेटर हिस्टोरिकल रियलिज्म है, वो यथार्थवाद की एक इस प्रकार की धारा है जो आपके आधुनिक काल है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बदलते संदर्भ में जो शक्ति, स्वार्थ और सत्ता संतुलन है उनकी व्याख्या उत्तरकालीन ऐतिहासिक यथार्थवाद करता है। यह शास्त्रीय यथार्थवाद से विकसित हुआ है और इसे आगे संरचनात्मक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद के रूप में जाना जाता है। जो आपका उत्तरकालीन ऐतिहासिक यथार्थवाद है ये आपके संरचनात्मक यथार्थवाद या नव यथार्थवाद के रूप में भी जाना जाता है, और इसका जो विकास हुआ वो शास्त्रीय यथार्थवाद के रूप में हुआ। तो ये हमने आपको उत्तरकालीन ऐतिहासिक यथार्थवाद का परिचय देख लिया। अब हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है संरचना का प्रभाव। राज्यों का व्यवहार केवल उनकी आंतरिक नीतियों से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना से प्रभावित होता है। जो आपके राज्य होते हैं उनका व्यवहार केवल उनके आंतरिक नीतियों से ही नहीं प्रभावित होता, बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना होती है उनसे भी वह प्रभावित होता है। दूसरा, शक्ति संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए जो आपका शक्ति का संतुलन है वो आवश्यक होता है। थर्ड, आप दे सकते हैं अराजकता की अवधारणा। वैश्विक राजनीति में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है, इसलिए जो आपके राज्य होते हैं वह आत्मरक्षा पर निर्भर रहते हैं। फोर्थ, आप देख सकते हैं राज्य की व्यवहारिकता। राज्य केवल आदर्शों पर ही नहीं चलते हैं बल्कि जो आपके राष्ट्रहित होते हैं उनके अनुसार भी यथार्थवादी फैसले लेते हैं। तो ये हमने
उत्तरकालीन ऐतिहासिक यथार्थवाद की मुख्य विशेषताएं देख ली। अब हम देख लेते हैं उत्तरकालीन ऐतिहासिक यथार्थवाद का जो मुख्य विचारक है उनको देख लेते हैं, जिनमें आपके सबसे पहले आते हैं हांस मार्गेनथाउ जी। उन्होंने शक्ति सिद्धांत को व्यवस्थित किया और जो आपका राजनीति है उसको यथार्थवादी दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया। दूसरे जो विचारक आते हैं वे आते हैं केनेथ वोल्टेज जी। उन्होंने संरचनात्मक यथार्थवाद का विकास किया। तीसरे हेनरी किसिंजर, जिन्होंने व्यवहारिक कूटनीति और शक्ति संतुलन की नीति को बढ़ावा दिया। तो ये आपके मुख्य विचारक हो गए। अब हम देख लेते हैं आपका शास्त्रीय यथार्थवाद। शास्त्रीय यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि राज्यों का व्यवहार मानव प्रकृति से प्रेरित होता है। जो आपका शास्त्रीय यथार्थवाद है वो ये कहता है कि जो राज्यों का व्यवहार होता है वो मानव प्रकृति से प्रेरित होता है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि राज्य शक्ति और स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी और शक्ति संचय होते हैं। जो आपका ये सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो राज्य होते हैं वे शक्ति और स्वार्थ की खोज में लगे रहते हैं, क्योंकि जो मनुष्य का स्वभाव है वो शुरू से ही स्वार्थी और शक्ति संचय रहा है। अब हम देख लेते हैं शास्त्रीय यथार्थवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं, जिनमें आप सबसे पहले देख सकते हैं मानव प्रकृति पर आधारित। शास्त्रीय यथार्थवाद का मानना है कि राज्यों का व्यवहार मनुष्य के स्वभाव से प्रेरित है, जो स्वभाव से ही शक्ति संचय और स्वार्थी होती है। जो आपका ये दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि जो राज्यों का व्यवहार होता है वो मनुष्य के स्वभाव जैसा ही है, क्योंकि जो उनका स्वभाव है वो शुरू से ही शक्ति संचय और स्वार्थी है। दूसरा आपका जो आता है वो आता है शक्ति संतुलन। शांति बनाए रखने के लिए शक्ति का संतुलन आवश्यक होता है। तीसरा राजनीतिक नैतिकता अलग होती है। नैतिकता और राजनीति को अलग अलग देखा जा सकता है, क्योंकि जो नैतिक रूप से सही हो वो हमेशा राजनीतिक रूप से व्यवहारिक नहीं होता है। फोर्थ आपका राज्य स्वायत्त इकाई होते हैं। जो प्रत्येक राज्य है वे अपने हितों की पूर्ति के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो ये हमने कुछ मुख्य विशेषताएं देख ली। अब हम इसके कुछ मुख्य विचारक देख लेते हैं। इसके मुख्य विचारक में थुसिडाइड्स जी, मैकाइवली, थॉमस होब्स और जो आपके हांस मार्गेनथाउ जी है, ये इसके मुख्य विचारक है शास्त्रीय दृष्टिकोण यथार्थवाद के। अब हम देख लेते हैं जो आपके E.H. कार जी है उनका क्या योगदान रहा है। E.H. कार का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख योगदान उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्थापित करने में था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द 20 ईयर्स क्राइसिस 1939 में आदर्शवाद की आलोचना करते हुए यथार्थवाद की नींव रखी गई। जो आपके यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादन किया वो आपके E.H. कार जी, एडवर्ड हारेट कार जी ने किया था। और उनकी जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है द 20 ईयर्स क्राइसिस 1939, उन्होंने उसमें आदर्शवाद की आलोचना करी थी, जिससे आपका यथार्थवाद रियलिज्म की नींव रखी गई। अब हम उनका मुख्य योगदान देख लेते हैं। सबसे पहला तो आदर्शवाद की आलोचना। उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो आदर्शवादी विचारधारा उभरी, जैसे कि आपके लीग ऑफ नेशंस की संकल्पना, वह व्यवहारिक नहीं थी। दूसरा शक्ति और राजनीति। जो कार जी ने थे उन्होंने ये तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता और कानून के बजाय शक्ति और स्वार्थ प्रमुख भूमिका निभाते हैं। थर्ड आप देख सकते हैं इतिहास और यथार्थवाद। उन्होंने ये दिखाया कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उनको समझने के लिए इतिहास और शक्ति संरचना पर विश्लेषण आवश्यक है। फोर्थ आप देख सकते हैं राज्य केंद्रित दृष्टिकोण। उन्होंने इस विचार को बल दिया कि राज्य अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को प्राथमिकता देते हैं। फिफ्थ आपका आता है शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए शक्ति संतुलन को एक महत्वपूर्ण साधन माना है। तो ये हमने इनका मुख्य योगदान देख लिया। ये आप जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी E.H. कार जी है। अब हम देख लेते हैं हांस जे मार्गेनथाउ का क्या योगदान रहा। हांस जे मार्गेनथाउ आधुनिक यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतकार थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, उनकी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन 1948 यथार्थवादी विचारधारा की आधारशिला मानी जाती है। अब हम इनका मुख्य योगदान देख लेते हैं, जिनमें आपका सबसे पहले 6 यथार्थवादी सिद्धांत आते हैं। मार्गेनथाउ ने राजनीति को वैज्ञानिक रूप से समझाने के लिए 6 यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं एक आपका राजनीति नैतिकता से नहीं शक्ति से संचालित होती है। दूसरा राष्ट्रहित शक्ति से परिभाषित होते हैं। थर्ड आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति निरंतर संघर्ष और शक्ति संतुलन पर आधारित होती है। आपके ये 6 मुख्य सिद्धांत हैं, जिनमें से मैंने आपको 3 मुख्य रूप से बताए गए हैं, तो आप बाकी भी देख सकते हो। सेकंड आपका जो मुख्य योगदान में आप देख सकते हैं वे देख सकते हैं राजनीति और नैतिकता का अलगाव। उन्होंने तर्क दिया कि नैतिकता और राजनीति अलग अलग होती है और राज्य अपने नैतिक मूल्य से अधिक शक्ति और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। तीसरा आपका राष्ट्र हित की अवधारणा। उन्होंने जो नेशन इंटरेस्ट है उसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णय लेने का केंद्रीय तत्व बताया। फोर्थ आप देख सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रमुख साधन माना।
फिफ्थ आपका राज्य केंद्रित दृष्टिकोण। उनका मानना ये था कि जो आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें मुख्य अभिनेता है और वे अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं ये आपके हांस मार्गेनथाउ जी हैं। अब हम देख लेते हैं आपका यथार्थवाद की जो संक्षिप्त आलोचनाएं हैं उसको देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है अत्यधिक शक्ति केंद्रित। यह केवल शक्ति और संघर्ष पर ध्यान देता है जबकि सहयोग और कूटनीति की भूमिका को कम आंकता है। दूसरा आप देख सकते हैं नैतिकता की उपेक्षा। जो आपका मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिक मूल्यों को है वो उनका नज़रअंदाज कर दिया जाता है इसमें। थर्ड आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कम महत्व देता है। जो आपका संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन और अन्य संस्थाएं हैं उनकी प्रभावशीलता को नकार देता है। फोर्थ आपका आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की अनदेखी कर देता है। फिफ्थ आपका सहयोग की संभावना से इनकार कर देता है। और सिक्स्थ आप देख सकते हैं बदलते वैश्विक परिदृश्य के प्रति जो असंवेदनशीलता है, आधुनिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं समझा पाता है। तो ये हमने इसकी कुछ आलोचनाएं देख ली। अब हम देख लेते हैं जॉन टिकनर द्वारा जो मार्गेनथाउ की आलोचना है वो क्या की गई है। जॉन एन टिकनर एक नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतकार ने हांस मार्गेनथाउ के यथार्थवादी दृष्टिकोण की आलोचना की और इसे पितृसत्तात्मक और संकीर्ण बताया। जो आपके एक जॉन एन टिकनर नारीवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांतकार थे, उन्होंने जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है उसकी आलोचना की, उसे पितृसत्तात्मक और संकीर्ण बताया। उनकी जो मुख्य आलोचनाएं थी उनको हम देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है राजनीति केवल शक्ति पर आधारित नहीं होती है। जो टिकनर जी हैं उन्होंने कहा कि जो सहयोग, देखभाल और नैतिकता है वे भी महत्वपूर्ण कारक है जिन्हें मार्गेनथाउ ने नज़रअंदाज कर दिया था। सेकंड आप देख सकते हैं पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। मार्गेनथाउ की शक्ति केंद्रित सोच पुरुष प्रधान राजनीति को बढ़ावा देती है और जो आपका श्रेण मूल्य है जैसे कि शांति और सहयोग उसकी अवहेलना करती है। थर्ड आप देख सकते हैं सुरक्षा की व्यापक परिभाषा। जो आपका मार्गेनथाउ है उन्होंने सुरक्षा को केवल सैन्य शक्ति तक सीमित रखा, बल्कि जो टिकनर है उन्होंने आर्थिक स्थिरता, सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता को भी सुरक्षा के लिए आवश्यक माना। और तो आप देख सकते हैं राज्यों के बजाय व्यक्तियों पर भी ध्यान देना। जो मार्गेनथाउ का यथार्थवादी राज्य केंद्रित था, बल्कि जो टिकनर ने तर्क दिया उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यक्ति और समाजों के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। फिफ्थ आपका नैतिकता की अनदेखी। मार्गेनथाउ ने नैतिकता को राजनीति से अलग रखा, लेकिन जो टिकनर थे उन्होंने कहा कि नैतिकता और सहानुभूति भी राजनीति का हिस्सा होनी चाहिए। तो ये हमने कुछ आलोचनाएं देख ली जो आपने के टिकनर जी ने मार्गेनथाउ के यथार्थवादी दृष्टिकोण की दी थी। हम देखते हैं टिकनर की धारणा क्यों बनती है। जे एन टिकनर की धारणा नारीवादी दृष्टिकोण पर आधारित है जो आपके पारंपरिक यथार्थवादी सिद्धांतों की आलोचना करता है। हम इसके कुछ मुख्य कारण देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है यथार्थवाद का पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण। पारंपरिक यथार्थवाद पुरुष प्रधान है, जैसे कि आपके मूल्य जैसे शक्ति, सैन्य बल और संघर्ष को कम महत्व देता है, जबकि सहयोग और देखभाल नैतिकता की उपेक्षा करता है। सेकंड आप देख सकते हैं सुरक्षा की संकीर्ण परिभाषा। यथार्थवाद सुरक्षा को केवल सैन्य बल से ही जोड़ता है, जबकि जो टिकनर है वे कहते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और लैंगिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। थर्ड आपका नैतिकता और सहयोग की अनदेखी। मार्गेनथाउ और अन्य यथार्थवादी विचारकों ने जो आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें नैतिकता और सहयोग की भूमिका को कम करके आंका है। फोर्थ आपका आता है राज्यों के बजाय व्यक्तियों पर ध्यान देना। यथार्थवादी राज्य केंद्रित है और जो टिकनर है उन्होंने ये कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें व्यक्तियों को समाजों के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। अब हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं, नव यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद। नव यथार्थवाद, जिसे संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है, केनेथ वोल्टेज द्वारा विकसित एक सिद्धांत है। यह शास्त्रीय यथार्थवाद से अलग है क्योंकि यह राज्यों के व्यवहार को मानव प्रकृति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना से समझाता है। जो आपका नव यथार्थवाद है उसको संरचनात्मक यथार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रतिपादन केनेथ वोल्टेज जी ने किया। और जो आपका नव यथार्थवाद है वो ये कहता है कि जो राज्यों के व्यवहार है उनको मानव प्रकृति के बजाय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना से समझाता है। तो ये हमने नव यथार्थवाद का परिचय देख लिया। अब हम नव यथार्थवाद की कुछ मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। कोई वैश्विक सरकार नहीं होती है, इसलिए राज्य जो होते हैं वे अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करते हैं। सेकंड, संरचना का प्रभाव। राज्यों का व्यवहार उनकी आंतरिक नीतियों से अधिक वैश्विक शक्ति संतुलन से प्रभावित होता है। थर्ड, आपके सुरक्षा प्राथमिकता। राज्य शक्ति प्राप्त करने के बजाय सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देते हैं। फोर्थ, आपका शक्ति संतुलन। राज्य अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। अब आप देख सकते हैं नव यथार्थवाद में केनेथ वोल्टेज का योगदान। केनेथ वोल्टेज ने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1969 पुस्तक में नव यथार्थवाद के संरचनात्मक यथार्थवाद की अवधारणा प्रस्तुत की। जो आपके केनेथ वोल्टेज जी ने
उन्होंने थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1969 में नव यथार्थवाद को अवधारणा प्रस्तुत की। उनका क्या मुख्य योगदान रहा उनको हम देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आता है संरचनात्मक विश्लेषण। राज्यों का व्यवहार उनकी आंतरिक नीति से नहीं बल्कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की संरचना होती है उससे भी प्रभावित होता है। सेकंड आपका अंतर्राष्ट्रीय अराजकता। वैश्विक राजनीति में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती है, इसलिए जो राज्य होता है वह स्वयं सुरक्षा पर निर्भर होते हैं। थर्ड आपका सुरक्षा प्राथमिकता। राज्यों का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, न कि केवल शक्ति प्राप्त करना। फोर्थ आपका आता है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। राज्य शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं ताकि कोई भी राज्य होता है वो बहुशक्तिशाली न हो जाए। फिफ्थ आपका आता है द्विध्रुवीयता को श्रेष्ठ मानना। वोल्टेज ने तर्क दिया कि जो आपको द्विध्रुवीय विश्व है, जैसे कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ था, वह अधिक स्थिर रहता है। अब हम एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। यथार्थवादी विचारकों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए शक्ति, सुरक्षा, भय, अराजकता, राज्यों की स्थिति एवं नैतिकता की महत्ता ये जैसी अवधारणाएं उनका अन्वेषण किया। जो यथार्थवादी संप्रदाय है वह युद्धकारों के वास्तविक कारकों का तार्किक अन्वेषण करता है और इस तथ्य का भी विश्लेषण करता है कि जो आपके सुसाइड, कौटिल्य, सुना से लेकर आज के समय तक कैसे भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उनमें शक्ति व सुरक्षा की अवधारणाएं परिभाषित होती है और किस प्रकार यथार्थवादी संप्रदाय वैश्विक नैतिकता को दिशा निर्देश देता है और वह कैसे अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाए तथा अपने साध्य की प्राप्ति करता है। तो ये हमने एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका संरचनात्मक यथार्थवाद है उसको आप कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर एक्सप्लेन करिएगा। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर जरूर दें। तो ये था आपका सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर जिसमें हमने रियल पॉलिटिक, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद के बारे में पढ़ा। जो उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किया। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपके सेकेंड यूनिट के थर्ड चैप्टर पर रहने वाली है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हो। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।